राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हम क्लास 11 के अंतर्गत चैप्टर 1 के बारे में जो भी पार्ट हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पिछली जो भी हमारे क्लासेस हुई थी उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम पार्ट 3 की ओर चलते हैं और ये भी कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड है। और जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने स्टडी किया है उसको आगे चलते हुए उसमें बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और बहुत सारे शेड्यूलिंग सिस्टम होते हैं जिसके अंतर्गत कंप्यूटर के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। तो आगे हम चलते हैं और स्लाइड्स के माध्यम से बहुत सारे टेक्निकल जो भी टर्म्स है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं, आज हम पहले स्लाइड से इसकी शुरुआत करते हैं। हमने टर्म लिया ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अभी तक जो भी आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा वो डिवाइसेस से रिलेटेड। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो शॉर्ट में ओएस लिखा हुआ है इसके बारे में चर्चा करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आपको हमने पार्ट 2 में भी एक्सप्लेन किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मीन्स कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आप रन करते हैं या फिर जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करता है। कौन? तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसी का एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट इस प्लेटफॉर्म के हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं उसको हम अपने स्क्रीन पे, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो या फिर हम अपने लैपटॉप यूज कर रहे हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ओएस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उस पर रन कराने के लिए इनेबिलिटी प्रदान करता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन यूजर्स एंड हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर से यूजर्स जो हम होते हैं या आप स्टूडेंट्स हैं, आप भी एक यूज़र है, तो कैसे आप इंटरेक्ट करेंगे कंप्यूटर के माध्यम से? इंटरेक्ट करने के लिए आप हार्डवेयर यूटिलाइज करेंगे। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर जब तक बूटिंग प्रोसेस हो नहीं जाता, जब तक हो सकता है उसमें कुछ सेकंड कुछ मिनट्स लग सकते हैं। और जो फर्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो आपका ओएस है वही एक्यूमुलेट होते रहता है और तब आपको एक इंटरेक्टिव वे में उससे कनेक्ट करता है। हैंडलिंग टास्क लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट। आज बेसिकली हम चर्चा जो करेंगे वो शेड्यूलिंग के बारे में होगी, मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में होगी, फाइल सिस्टम के बारे में होगी। क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट मतलब जब कंप्यूटर बूट प्रोसेस में जाता है वहाँ से लेकर आप जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसका जो भी डेटा होता है वो मेमोरी के किस भाग में, किस टाइप के शेड्यूलिंग में वो शेड्यूल्ड होता है, सारा इसके बारे में हम आज डिस्कशंस करेंगे। और उसके बाद फाइल सिस्टम भी, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं फाइल सिस्टम का, इसका भी एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल्स हमने नीचे रखा है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। कॉमनली आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें भी एंड्रॉयड डिवाइसेस अगर यूज कर रहे हैं उसमें भी एंड्रॉयड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। आप कंप्यूटर या जो आपका लैपटॉप होता है, पर्सनल पीसीज वगैरह होते हैं, उसमें भी आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं, तो विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी एप्पल का जो भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो मैक ओएस के नाम से भी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस जो भी आप आईफोन वगैरह यूज करते हैं उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है जिसका नाम है आईओएस। तो ये सारे बहुत सारे एग्जांपल है। आगे जो हम दूसरे पार्ट्स के भी बारे में इसके बाद भी चर्चा करेंगे तो आपको यूनिक्स, लाइनेक्स ये सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। ये सारे भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और शुरुआत करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न जो भी टेक्नोलॉजी टर्म्स है उसमें। पहला हमने लिया रिसोर्स मैनेजमेंट। ये की फंक्शंस और कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट कहने का मतलब एलोकेट सीपीयू टाइम, मेमोरी एंड स्टोरेज टू डिफरेंट एप्लीकेशंस। जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार बूट प्रोसेस में गया और बूटिंग के बाद जब आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तब एलोकेट जो भी टाइमिंग परफॉर्मेंस उसमें होता है तो सीपीयू के अंदर शेड्यूलिंग सिस्टम होता है कि कौन टास्क को
कितने शेड्यूल के हिसाब से टाइमिंग परफॉर्म करने हैं और किस टाइम में कितना मेमोरी एलोकेट करने हैं। क्योंकि शेड्यूलिंग के एक से ज़्यादा टाइप्स होते हैं, हर शेड्यूलिंग में टाइम जो है डिवाइडेड रहता है और उसके अकॉर्डिंग हर शेड्यूलिंग में मेमोरी भी एलोकेट होते हैं एंड स्टोरेज टू डिफरेंट एप्लीकेशन। और इसके माध्यम से जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हैं, हर टास्क के पीछे, हर एप्लीकेशंस के पीछे स्टोरेज जो है मेमोरी के रूप में यूटिलाइज होता है। सेकेंड है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस मतलब आप जब कोई एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग है, लेट्स से MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप इंटरफेस कर रहे हैं, आप जो टाइप कुछ भी कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है, तो ये यूज़र इंटरफेस का काम करता है कि आपने इनपुट दिया और रिजल्ट जो है आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले है। तो प्रोवाइड्स अ वे फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द मशीन सच एज ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। आपको हमने पिछली कक्षाएं में भी आपको हमने बताया था या 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा कि आप पहले जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो GUI इंटरफेस नहीं होते थे। जैसे आपने डॉस के बारे में पढ़ा होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो वो कमांड लाइन के तहत जो है यूजर से इंटरेक्ट होता था, ठीक ना। आपको कमांड के माध्यम से कंप्यूटर के मेमोरी में उसको अंडरस्टैंडिंग कराना होगा कि हाँ आप किस टास्क को करना चाह रहे हैं या क्या रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। बट अभी जो करंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये GUI बेस्ड है। मतलब आपको ग्राफिकल के वे में, पिक्टोरियल आइकन के रूप में सारे चीज़ अवेलेबल है आपके स्क्रीन पे। आप जो भी टास्क करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आप उसको क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। आप अपने लैंग्वेज में सारा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। बट डॉस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, वो कमांड लाइन ऑपरेटर के तहत वो वर्क करता था। जैसे हमने अभी लिखा GUI बेस्ड, जो अभी आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, और कमांड लाइन इंटरफेस मतलब जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता था। उसके बाद है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल से मतलब ही होता है कि कैसे फाइल को मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर जो भी उसमें हार्ड डिस्क होते हैं, जो भी उसमें स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर टास्क का अपना अपना मेमोरी यूटिलाइजेशन होगा। मीन्स ऑर्गेनाइजेज एंड मैनेजेस डेटा ऑन स्टोरेज ड्राइव। कोई भी ड्राइव आप यूज़ कर रहे हैं, वेदर इंटरनल उसमें ड्राइव है HDD या जो भी आप HDD वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर एक्सटर्नल कोई मीडिया है, आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से भी उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये रहा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में भी आप कुछ और भी इसके फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स है, जैसे डिवाइस मैनेजमेंट। अभी हमने फाइल मैनेजमेंट बताया, तो फाइल मैनेजमेंट तो ठीक आप समझ गए कि बहुत सारे जो है उसमें डिवाइस होंगे जो मेमोरी को एलोकेट करेगा फाइल के रूप में। बट जो डिवाइस होंगे उसकी भी तो मैनेजमेंट होती होगी, क्योंकि एक से ज़्यादा डिवाइस उसमें ड्राइवर्स यूज होते हैं कंप्यूटर्स में। तो कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, मॉनिटर्स एंड स्कैनर्स। आपको अगर कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट, लेट से प्रिंटर, मॉनिटर या स्कैनर दे दिया जाता है, जब तक इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से नहीं होगा ये सारे डिवाइसेस, तब तक जो रियल वे में आपको जो आउटपुट रिजल्ट चाहिए या इंटरफेस चाहिए आपको कनेक्ट करने के लिए, तब तक नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ड्राइवर्स की आवश्यकता होगी, जो हमने पिछले पार्ट 2 में भी एक्सप्लेन किया है। विदाउट ड्राइवर्स, और ये ड्राइवर्स कहाँ स्टोर होंगे, तो जब आप इंस्टॉल करते हैं, कोई OS इंस्टॉल करते हैं, या तो उसके साथ ऑलरेडी आपके ड्राइवर्स भी इंस्टॉल होते हैं, या फिर एक्सटर्नल मीडिया के माध्यम से आप कोई ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि जो भी आप पेरिफेरल डिवाइसेस हो, एक्सटर्नल डिवाइसेस हो, लेट से प्रिंटर, मॉनिटर या स्कैनर, आप उसके फीचर्स को यूटिलाइज कर सकें। फिर कर्नल आता है। कर्नल काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, कर्नल ही मेन सेंट्रल पॉइंट होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बारे में और विस्तार से दूसरे भी पार्ट में हमने इसका उल्लेख किया है। यहाँ हमने शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है द कोर कंपोनेंट दैट इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। हमने एक टर्म बताया था पार्ट 2 में, फर्मवेयर। फर्मवेयर एक्चुअली ना उसको बेसिकली ना हार्डवेयर बोल सकते हैं ना सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं।
मतलब ये दोनों को इंटरेक्ट करने का कहते हैं कि ये मिडिल का पार्ट है, इसलिए बना फर्मवेयर। और यही फर्मवेयर का सेकेंड टर्म में हम इसको कर्नल की संज्ञा दे सकते हैं। तो कर्नल जो है मेनली फोकस करता है हार्डवेयर के जो भी पार्ट्स हैं उसको कनेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर के पार्ट्स। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट जो बूटिंग प्रोसेस होता है वहाँ से लेकर जो यूज़र इंटरफेस आता है उसके बीच में जो भी प्रक्रिया होती है उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो हमारा कर्नल का होता है। कर्नल किसका पार्ट है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं हमने कुछ डायग्राम के माध्यम से कुछ यहाँ पे मेंशन किया है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे टाइप्स भी हो सकते हैं और अलग अलग टाइप्स को हमने आगे के पार्ट्स में भी अलग अलग डिस्क्राइब किया है अच्छे से, ठीक ना। यहाँ शॉर्ट में हमने एक टेबल के अनुसार यहाँ पे लिया है जैसे क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। हमने लिया बैच ओएस, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, जिसको RTOS की भी संज्ञा देते हैं। एक्चुअली ये चारों है क्या? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग और सिंगल प्रोग्रामिंग के बारे में, मल्टी यूजर के बारे में भी पढ़ा होगा। मल्टी से ही पता चलता है एक से ज़्यादा, मतलब अगर मल्टी यूजर की संज्ञा आ रही है दैट मीन्स यूजर जो है एक से ज़्यादा है। मल्टी प्रोग्रामिंग अगर बोला जा रहा है तो प्रोग्राम जो रन हो रहे हैं एक से ज़्यादा। मल्टी टास्किंग बोला जा रहा है जो टास्क या वर्क परफॉर्म हो रहा है एक से ज़्यादा। बैच मतलब भी सेम ही चीज़ होता है। बैच मतलब एक समूह के वे में, मतलब हम चाहे एक से ज़्यादा टास्क एक साथ में रियल टाइम में हम रन कर सकते हैं, दैट मीन्स बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कई सारे टास्क को हम शेड्यूलिंग के माध्यम से किस टाइम में कौन से टास्क को परफॉर्म करना है हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड के कंसेप्ट में आया। टाइम शेयरिंग मतलब जैसे शेड्यूलिंग होता है, आप प्रोग्रामिंग में भी शेड्यूलिंग पढ़ते हैं या डेटा स्ट्रक्चर, आपने 10th में थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा नॉलेज आपको होगा। उस समय आपने पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर में एक टर्म आया था जैसे स्टैक का वहाँ पे टर्म था, क्यू का टर्म था। उसमें आपने देखा था जो भी टास्क है उसको टाइम के माध्यम से कुछ सॉर्टिंग प्रक्रिया होते थे। सॉर्टिंग जैसे उसमें सिलेक्शन सॉर्ट होता था, इंसर्शन सॉर्ट होता था, हीप सॉर्ट भी बोलते थे। आप सेम नेचर का यहाँ भी टाइम जो है हर सॉर्ट को एलोकेट रहता है और उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, RTOS बोल सकते हैं इसको। रियल टाइम करने का मतलब कोई भी टास्क हो हम रियल टाइम में उसको परफॉर्म कर सकते हैं। बैच में था टाइम इसलिए थोड़ा वो लेगा क्योंकि एक साथ एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग टाइम दे दिया, उसमें भी टाइम जो है कंज्यूम हो सकता है चूँकि अलग अलग टास्क है। डिपेंड करता है कि कौन टास्क कितने टाइम में परफॉर्म करेगा। कोई टास्क जो है इजी वे में कम टाइम में भी परफॉर्म हो सकता है, कोई टास्क ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। टाइम शेयरिंग में भी चूँकि डिस्ट्रीब्यूटेड और टाइम शेयरिंग दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, टाइम शेयरिंग भी डिस्ट्रीब्यूटेड के ही कंसेप्ट में आता है। इसमें भी टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, बट रियल टाइम में हम कोई भी टास्क को जो भी हमारा रियल टाइम है हम सेम टाइम में हम उस टास्क को पूरा कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट में हमने यहाँ पे लिया चारों ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप। आगे जो भी पार्ट्स होंगे हमने डिस्ट्रीब्यूटेड और टाइम शेयरिंग और रियल टाइम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, डिस्क्रिप्शन भी किया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने आपको अभी बताया था उसका कुछ और भी एक्स्ट्रा टर्म अच्छा से इसको डिस्क्राइब करते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स ए सीरीज ऑफ जॉब विदाउट यूजर इंटरेक्शंस। अभी हमने तुरंत बताया था पिछली स्लाइड में कि ये बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, मतलब एक बंच होता है, मतलब जितने भी टास्क होते हैं एक से ज़्यादा टास्क है हम सबको टाइम एलोकेट कर दिए और एक ही टाइम में जितने भी टास्क है उस बैच में सारा एक ही बार में रन कर जाएगा। मतलब एग्जीक्यूटेड ए सीरीज ऑफ जॉब्स, जो श्रृंखला है, जो वर्क का एक बंच है, हम विदाउट यूजर इंटरेक्शन। अब यहाँ पे एक टर्म आया विदाउट यूजर इंटरेक्शन। चूँकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सारे टास्क को तो एक ही साथ वो कैलकुलेट कर रखा है,
अब टाइम के अकॉर्डिंग वो स्वतः रन करेगा, तो फिर यूजर इंटरेक्शन की बात ही नहीं आती, इसलिए यहाँ पे लिया गया विदाउट यूजर इंटरेक्शन। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू शेयर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। हमने बताया है मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर्स कहने से ही पता चलता है कि एक से ज़्यादा या तो यूजर्स होंगे, अगर यूजर्स लगा हुआ है, टास्क है तो एक से ज़्यादा टास्क होंगे, प्रोग्रामिंग में अगर लगा हुआ मल्टी तो मल्टी प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजेज ए ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट कंप्यूटर्स टू अपीयर एज ए सिंगल यूनिट। मतलब यूनिट तो एक ही रहेगा और एक ही यूनिट से टास्क जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। रियल टाइम अभी हमने आपको बताया RTOS यूज्ड व्हेन रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट्स आर प्लेस्ड ऑन द ऑपरेशंस ऑफ ए प्रोसेसर। मतलब प्रोसेसर जो भी होगा, हमने जनरेशन के बारे में भी चर्चा किया था। अभी जो 4th और 5th जनरेशन चल रहा है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो यूज हो रहा है, मेनली फोकस इसी पे रहता है कि किस रियल टाइम में कौन से टास्क परफॉर्म होंगे। इसलिए प्रोसेसर जो है आजकल वो VLSI मॉडल के डिज़ाइन होते हैं जो भी सिलिकॉन से रिलेटेड है, जिससे टास्क जो है क्विक टाइम में, रियल टाइम में परफॉर्म जो है एफिशिएंसी से कर सकता है। तो ये सारा एग्जांपल है किसका, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं हमने एक और भी वेन डायग्राम, एक पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ हमने मेंशन किया टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देख रहे हैं हमने जो अभी एक्सप्लेन किया केवल उतना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। जैसे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बहुत सारे टाइप्स इसके भी बढ़ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सभी अभी हमने आपको बताया था। और भी एक्स्ट्रा इसमें आप देख रहे हैं जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जब नेटवर्किंग की दुनिया में आएंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी की दुनिया में आएंगे, तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड जो है नेटवर्किंग में चेंज हो जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड करने का मतलब उसमें इंटरनेट का कंसेप्ट नहीं है, बट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहाँ पे जो भी इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस होंगे। बट यहाँ पे जैसे ही आया नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। फिर सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच में भी टाइप्स होते हैं, एक सिंपल और एक देख रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको भी दो भाग में बांट दिया गया। फिर टाइम शेयरिंग मैंने आपको बताया, रियल टाइम के बारे में हमने बताया, और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमने रजिस्टर के बारे में चर्चा किया था। रजिस्टर वही जो प्रोसेसर आप यूज़ कर रहे हैं जो CPU के अंदर डिफाइन होता है। तो इसमें भी मल्टी प्रोसेसर्स के रूप में जो भी CPU के अंदर रजिस्टर्स होते हैं वो भी मल्टी प्रोसेसर युक्त होते हैं। हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत उसका यूटिलाइज करके रियल टाइम में कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में प्रोसेसर मैनेजमेंट, अभी तक जो भी था वो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में हमने चर्चा किया। अब बेसिकली आता है उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, और एक और भी आगे आपको शेड्यूलिंग से रिलेटेड आपको मेंशन मिलेगा इसके नेक्स्ट जो भी पार्ट होंगे। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है? प्रोसेसर मैनेजमेंट इज ए कोर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस that handles the creation, scheduling, execution and termination of process to ensure efficient CPU utilization। आप देखते होंगे, सिंपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कोई जैसे ड्राइवर आप इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं और CD के माध्यम से, DVD के माध्यम से आप इंस्टॉल कर रहे हैं, या सिंपली एक्सटर्नल डिवाइसेस पेन ड्राइव के भी माध्यम से आप इंस्टॉल कर रहे हैं। या कभी कभी क्या होता है आपका सिस्टम जो है अपडेट जो है वहाँ पे डिमांड करता है, आप उसको अपडेट करते हैं सिस्टम को, या कंप्यूटर जब रीस्टार्ट होता है तो CPU के अंदर एक्चुअली क्या है, आप देखते होंगे CPU का जो हीट पावर होता है वो काफ़ी हीट मतलब आपको देखने को मिलेगा। या फिर आपके लैपटॉप के अंदर भी कुछ ऐसा नॉइज़ महसूस होगा कि उसमें जैसे फ़ैन वगैरह CPU का आप देखेंगे, एक्सटर्नल जो भी डेस्कटॉप के CPU वगैरह होता है उसमें फ़ैन सिस्टम मौजूद होते हैं। तो जितने भी ड्राइवर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड प्रक्रिया, अपडेट से रिलेटेड प्रक्रिया, तो इसमें जो है CPU का जो भी प्रोसेसर अंदर मौजूद होते हैं, जो भी ICs वगैरह होते हैं, ज़्यादा उसको शेड्यूलिंग टाइम परफॉर्म करना पड़ता है। मतलब क्विक प्रोसेस, काम तो चलिए ठीक है एक टास्क ही हो रहा है, बट रियल टाइम में उसको प्रोड्यूस करना रहता है, उस ड्राइवर को इंस्टॉल करना रहता है। अब उसके लिए मेनली 3 चीज़ यूज होता है। पहला
हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप देख रहे हैं शेड्यूलिंग हमने लिखा है एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेशन। मतलब कैसे उस ड्राइवर में जो जो आप देखते होंगे, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो एक फाइल के अंतर्गत बहुत सारे उसमें छोटे छोटे फाइल मौजूद होंगे। कोई एग्जीक्यूशन फाइल होगा, उसमें कुछ लाइब्रेरीज़ के फाइल होंगे, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है तो और भी थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हो सकते हैं। तो ये सब रन कराने के लिए कुछ शेड्यूलिंग सिस्टम सीपीयू के अंदर चलते हैं, एग्जीक्यूशन चलते हैं, और तब लास्ट में जब ड्राइवर या कुछ भी एक्सटर्नल आप सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो लास्ट में टर्मिनेशन की प्रक्रिया आती है। आप डेडलॉक के बारे में पढ़े होंगे 9th-10th में भी, इसमें भी डेडलॉक होता है। कभी कभी अगर कोई फाइल परफॉर्म नहीं कर रहा है, वहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है, आपका सिस्टम वर्क अच्छा से नहीं कर रहा है या वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, तो डेडलॉक, पेजिंग, सेगमेंटेशन सभी ओएस का ही पार्ट है, सभी प्रोसेसर मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो ये सारा किसके अंतर्गत होता है? तो जो भी आपने ओएस ऑलरेडी रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, उसके द्वारा जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर्स है जो सीपीयू के अंदर मौजूद रहता है उसके यूटिलाइजेशन से होता है। सेकेंड पैराग्राफ है, इट मैनेजेस मल्टी प्रोग्रामिंग, हैंडल्स सिंक्रोनाइजेशन टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स एंड यूटिलाइजेस टेक्निक्स like job scheduling, preemptive, non-preemptive to maximize throughput and minimize response time। प्रक्रिया वही है, मल्टी प्रोग्रामिंग है। जॉब जो है मतलब टास्क जो है डिफरेंट शेड्यूलिंग के हिसाब से वहाँ पे मेंशन होंगे। मतलब शेड्यूलिंग करने का मतलब आप पढ़ते होंगे SJF करके एक शेड्यूलिंग सिस्टम होता है, FCFS होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये सभी क्या है, प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव का एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे जो प्रीम्प्टिव नॉन प्रीम्प्टिव देख रहे हैं, ये टाइप है शेड्यूलिंग, जो टाइप्स होता है उसका, किस शेड्यूलिंग में कौन सा टास्क परफॉर्म होगा। तो ये रहा प्रोसेसर मैनेजमेंट के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में भी आप देख पा रहे हैं, हम एक डायग्राम लिए, सेम जो प्रोसेसर मैनेजमेंट अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। आप देख रहे हैं, अभी हमने आपको बताया था इसमें शेड्यूलिंग मेन फोकस प्रोसेसर मैनेजमेंट, दैट मीन्स शेड्यूलिंग की प्रक्रिया। शेड्यूलिंग आप देख रहे हैं प्रोसेस के हिसाब से, आप देख रहे हैं प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 और प्रोसेस 5। हमने 5 प्रोसेस लिया। इसको कौन रन कराएगा, वहाँ एग्जीक्यूट कौन कराएगा, तो वहाँ पे जॉब शेड्यूलर ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन होंगे। जॉब शेड्यूलर कहने का मतलब शेड्यूलिंग प्रक्रिया, जैसे आपको हमने बताया प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव, और ये होल्ड किए रहेगा और इसको रेडी मोड में लाने का काम कौन करेगा, तो उसके अंतर्गत जो भी सीपीयू के अंदर जो भी रजिस्टर्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, जो ओएस से कनेक्टिविटी होती है, वो प्रोसेस शेड्यूलर के माध्यम से उसको रेडी मोड में करेगा, तब वो एग्जीक्यूट होगा। और जब फाइनल आपका जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल हो गया, तब फाइनल आपका वहाँ से टर्मिनेशन हो। तो ये रहा डायग्राम किसका, प्रोसेसर मैनेजमेंट का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि कुछ की एक्सपेक्ट जो है हमने यहाँ चर्चा किया, किसका, प्रोसेसर मैनेजमेंट का। प्रोसेस डेफिनेशंस, जैसे एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इंक्लूडिंग कोड, डेटा एंड करेंट स्टेट। जो भी प्रोग्राम है तो उसका एग्जीक्यूशन जब होंगे उसमें कुछ कोडिंग सिस्टम होंगे, डेटा मौजूद होंगे, और करेंट स्टेट करने का मतलब उसमें जो अभी हमने आपको बताया माइक्रो प्रोसेसर मतलब रजिस्टर के ग्रुप में, तो एक काउंटर यहाँ पर क्रिया है। जब आप डेडलॉक और पेजिंग सेगमेंटेशन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि करेंट स्टेट पे जो प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है वो रजिस्टर के अंतर्गत सारे शेड्यूलिंग प्रक्रिया को पूर्ण करता है। फिर शेड्यूलिंग है, डिटरमाइंस विच प्रोसेस रन्स ऑन द सीपीयू। मतलब आप जानते हैं शेड्यूलिंग जो है एक से ज़्यादा टाइप के होते हैं। अभी हमने आपको बताया था जैसे 5 टास्क हमें परफॉर्म करने, तो 5 प्रोसेस होंगे। दैट मीन्स शेड्यूलिंग की प्रक्रिया जो होगी वो 5 टाइप के होंगे। पांचों जो है शेड्यूलिंग जब ऑलरेडी हम डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है शेड्यूलिंग जो है जैसे प्रीम्प्टिव है, नॉन प्रीम्प्टिव है, जैसे SJF हमने बताया था, उसके तहत यहाँ पे हमने लिखा व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग एमिंग फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब यहाँ पे ये भी सेंस आता है कि किस शेड्यूलिंग के अंतर्गत रियल टाइम में कौन सा टास्क जो है कितना क्विक वे में परफॉर्म होता है, उसके अंतर्गत हम डिफरेंट शेड्यूलिंग को यूज करके कौन टास्क हमें पहले परफॉर्म करना है हम परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये हमारा शेड्यूलिंग सिस्टम है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ और भी इसके की एस्पेक्ट है। जैसे हमने लिया प्रोसेस स्टेट्स। प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशंस बिटवीन स्टेट सच एज रेडी, वेटिंग फॉर सीपीयू एंड रनिंग एक्टिव ऑन सीपीयू एंड ब्लॉक्ड वेटिंग फॉर इनपुट एंड आउटपुट। कहने का मतलब आप जब डेडलॉक की प्रक्रिया पढ़ेंगे या फिर सेगमेंटेशन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं विदाउट कोई टास्क परफॉर्म किए। कहने का मतलब जब हम शेड्यूलिंग की प्रक्रिया भी आपको हमने बताया था, वहाँ पे आप देख रहे थे कि जब कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, लेट से जो ड्राइवर हमने इंस्टॉल किया है वहाँ पे पता चल रहा है कि जैसे ही हमने सीडी लगाया कुछ ऐसा प्रॉब्लम उसमें आ गया कि सीडी रन नहीं कर रहा है। दैट मीन्स वहाँ पे ब्लॉक्ड स्टेट में आ गया और तब उसको संज्ञा किसकी देती है, तो डेडलॉक की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ एक है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो इसमें हमने एक और टर्म है हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, सेविंग द स्टेट ऑफ ए रनिंग प्रोसेस टू पॉज इट एंड लोडिंग द स्टेट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस टू रिज्यूम। जैसे हमने शेड्यूलिंग की प्रक्रिया बताया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में भी वही चीज़ होता है। जब हमारा एक शेड्यूल ऑलरेडी कंप्लीट होकर दूसरे शेड्यूल पे जाता है, तब हमारा एसजेएफ जो शेड्यूलिंग सिस्टम है वो परफॉर्म करता है और ये स्विच होते रहता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, फिर तीसरे प्रोसेस में। ऐसे करके कोई भी टास्क है रियल टाइम में टाइम के हिसाब से हम एकोमोडेट करके किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में भी है जैसे कुछ और भी इसके की एस्पेक्ट है, जैसे सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। अभी आपको हमने बताया कि डेडलॉक प्रक्रिया क्या है, जब की एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेसर मैनेजमेंट जो अभी आपको हमने बताया था, इसका एक और टर्म है सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। कहने का मतलब ये मैनेजिंग शेयर रिसोर्सेज टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हैंडलिंग सिनेरियोज वेयर प्रोसेस आर स्टक वेटिंग फॉर ईच अदर। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको हमने बताया था मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग का कॉन्सेप्ट, एक से ज़्यादा टास्क जो है हम परफॉर्म कर रहे हैं, शेड्यूलिंग प्रक्रिया चल रही है। एक्चुअली क्या होता है, हर टास्क जो है स्पेसिफिक टर्म में स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं। कभी कभी कोई टास्क अगर सही से उसमें परफॉर्म नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो स्टक हो जा रहा है, तो वो डेडलॉक का उसको टर्म दिया गया। इसी डेडलॉक में एक पेजिंग भी सिस्टम होता है और सेगमेंटेशन होता है। पेजिंग करने का मतलब जब डेडलॉक की प्रक्रिया होती है तो जो शेड्यूलिंग प्रक्रिया चल रही होती है दूसरे टास्क को, उससे कुछ शेड्यूलर जो है ऑलरेडी डेडलॉक में विभक्त किए जाते हैं। तब डेडलॉक जो है वहाँ पे पेजिंग के माध्यम से वो स्टॉप होता है, तब जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा स्मूथली वे में वो परफॉर्म होता है। तो ये रहा सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में अभी तक आपको हमने बताया फाइल मैनेजमेंट के बारे में, प्रोसेसर मैनेजमेंट के बारे में। एक टर्म हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही ये भी आते हैं, ये है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। इसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं फिर समझाते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इज ए क्रिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ए कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम हुआ, एलोकेटिंग, ट्रैकिंग एंड फ्रीइंग मेमोरी रिसोर्सेज टू इंश्योर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स। कहने का मतलब मेमोरी मैनेजमेंट कहने से ही पता चलता है, जितने भी आपने शेड्यूलिंग प्रक्रिया देखा, जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, एक्चुअली सीपीयू के अंतर्गत जो भी रजिस्टर्स होते हैं, जो भी माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने कर्नल अभी जो पढ़ा, जितने भी सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, आखिर किसी न किसी डिवाइस आइदर एक्सटर्नल या इंटरनल, कोई भी उसमें मीडिया अगर डिवाइस के रूप में है तो कहीं ना कहीं मेमोरी जो है एलोकेट हो रहा है। वो सारा चीज़ कहाँ पे परफॉर्म होता है, तो शेड्यूलिंग के हिसाब से जो भी सीपीयू में हमारा रजिस्टर होता है उसके अंतर्गत। इट मैनेजेस द मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क यूटिलाइजिंग टेक्निक्स लाइक पेजिनेशन, सेगमेंटेशन एंड वर्चुअल मेमोरी टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंट प्रोसेस इंटरफेरेंस। अभी आपने देखा पिछली भी स्लाइड में हमने आपको बताया था डेडलॉक को हटाने के लिए हमने आपको बताया था पेजिनेशन और सेगमेंटेशन की प्रक्रिया की जाती है। दैट मीन्स वर्चुअली रूप में कुछ मेमोरी उसको ऑक्युपाइड किया जाता है
और तब जाके उस टास्क को परफॉर्म किया जाता है। तो ये भी जितनी भी प्रक्रिया है ये मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आपके स्क्रीन पे इसके भी कुछ की एस्पेक्ट्स जो आप देख रहे होंगे। की एस्पेक्ट्स कहने का मतलब क्या क्या इसके फीचर्स, क्वालिटीज़ वगैरह। एलोकेशन एंड डिलोकेशन कहने का मतलब द ऑपरेटिंग सिस्टम असाइंस स्पेसिफिक मेमोरी blocks to processes when they start and reclaims this space when the process terminates or no longer needs it। जब भी OS किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक मेमोरी जब वहाँ पे यूटिलाइज होता है, जब डिवाइड होता है, तो वो जितने भी प्रक्रिया होती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, सारे प्रक्रिया में एग्जीक्यूशन, आपका रनिंग टाइम, आपका जो टाइम एलोकेशन टाइम, सारा प्रक्रिया एग्जीक्यूट रन होने के बाद वहाँ पे टर्मिनेट होता है। फिर आया हमारा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी आपने अभी पढ़ा, सेगमेंटेशन और पेजिंग के बाद जो भी डेडलॉक को रिमूव करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो मेमोरी वर्चुअली रूप में एलोकेट वहाँ पे किया जाता है। टेक्निक दैट साइमल्टेस एडिशनल रैम बाय यूजिंग सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज जो ऑलरेडी हम एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी HDD डिवाइसेस होते हैं, allowing larger applications to run than physical memory allows। वर्चुअल मेमोरी आपने पढ़ा, ये एक टेक्निक है। जैसे मान लीजिए आपने जो भी प्राइमरी मेमोरी जैसे हमने रैम बोला या सेकेंडरी स्टोरेज जो HDD हमने बोला या लार्जर जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी मेमोरी यूटिलाइज होते हैं जहाँ पे कोई टास्क जब परफॉर्म नहीं होता है तो वर्चुअली रूप में उसको एलोकेट कर देते हैं। फिर बाद में जितना भी वो स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो आइदर हमारा इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी स्टोरेज मीडिया है उस पर लोकेट कर दिया जाता है। तो ये रहा हमारा की एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक और इसमें जैसे दो मॉड्यूल इसमें हमने लिया, एक ट्रैकिंग यूजेस और एक प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग। ट्रैकिंग यूजेस, द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ विच मेमोरी लोकेशंस आर करेंटली इन यूज, विच आर फ्री एंड विच प्रोसेस ऑन विच ब्लॉक्स। क्योंकि जितने भी शेड्यूलिंग प्रक्रिया चलेगी रियल टाइम में सब शेड्यूलर का अपने हिसाब से टास्क जो है वो डिवाइडेड रहता है। तो कौन सा टास्क किस लोकेशन में किस टाइम में एग्जीक्यूट होंगे, सभी का अपना अपना प्रोसेस और उसको ब्लॉक की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। फिर हमारा आता है टर्म प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग। इंश्योर दैट वन प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस और करप्ट द मेमोरी स्पेस ऑफ अनदर while also facilitating the sharing of memory regions where necessary। प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग, जो भी OS आप देखते होंगे पहले के OS जो होते थे, जैसे मान लीजिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यूज किया होगा डॉस, या फिर यूनिक्स यूज किया होगा। अभी जो करंटली आप जैसे विंडोज़ आप यूज कर रहे हैं, तो पहले के जितने भी ड्राइवर्स भी होते थे या ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर जितने भी फाइल्स होते थे वो काफ़ी मेमोरी जो है ऑक्यूपाई लार्जर स्पेस के तहत करता था। लेकिन अभी जो आप देखते होंगे सारे चीज़ अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आपको डिराइव्ड होते हैं। पहले क्या होते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया, ड्राइवर्स अलग से आप इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल मीडिया या डिवाइसेज आप यूज कर रहे हैं हार्डवेयर कंपोनेंट, उसके लिए अलग से ड्राइवर यूज करते थे। अभी जैसे विंडोज़ का अगर हम एग्जांपल लें, आप सिंपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल कर दिए हैं तो बहुत सारे ऐसे ड्राइवर जो है उसके साथ ऑलरेडी आते हैं और उसी में इंक्लूडेड होते हैं। और एक साथ आप ड्राइवर से भी रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है उसका भी कोई एक्सटर्नल डिवाइसेज आप ऐड कर रहे हैं, फिर भी आप काम जो है यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल कोई भी CD या DVD के तहत कुछ भी ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले। तो ये रहा हमारा प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में एक फ्रैगमेंटेशन मैनेजमेंट भी टर्म है, मिनिमाइजेज वेस्टेड मेमोरी नोन एज फ्रैगमेंटेशन which occurs when free memory is broken into a small and non-contiguous pieces। कुछ ऐसे भी मेमोरी होते हैं जो जैसे वेस्ट मेमोरी है। जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको गार्बेज कलेक्शंस के बारे में बताया, या 10th में भी आपने पढ़ा होगा कुछ उप्स कंसेप्ट आप जानते होंगे 10th में, जैसे आपने कंस्ट्रक्टर वगैरह पढ़ा होगा या क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब मेमोरी जो है वेस्ट होते हैं तो कहते हैं गार्बेज कलेक्शन से ऑलरेडी ब्लॉक डिफाइन है, उसमें वो चला गया। मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे सिंपली हम कहते हैं जैसे वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल के भी आपको हमने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था।
तो उसमें भी क्या होता था, अभी जो करेंटली आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिस्टम शटडाउन हो गया, आपने सेव नहीं किया, फिर आप ओपन किए तो पता चला वो फाइल चूँकि आपने सेव नहीं किया था, सारा मेमोरी जो भी है वो वेस्ट चला गया और फिर से आपको डॉक्यूमेंट या जो भी आप काम कर रहे होते हैं फिर से आपको परफॉर्म करना होता है। तो रैम जो एक्चुअली इसलिए उसको वोलाटाइल माना गया है, क्योंकि जब तक आप कोई टास्क उस पर परफॉर्म कर रहे हैं और जब तक आप सेव ना कर ले तब तक वो मेमोरी जो है उसी में ऑक्यूपाइड होगा। एक बार अगर आप उसको ऑलरेडी परफॉर्म टास्क कर लिए, आपने सेव कर दिया, आपने कोई भी इंटरनल जो भी हार्ड डिस्क है उसमें या एक्सटर्नल मीडिया में कोई भी डिवाइसेज है आपने सेव कर लिया, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में चला गया, मतलब वो सेव हो गया। लेकिन जब सिस्टम शट डाउन होगा तो मेमोरी वेस्ट चला गया, और यही प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में इसको गार्बेज कलेक्शन की संज्ञा दी गई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इसमें कुछ कॉमन टेक्निक्स हमने लिया है, जैसे पेजिंग आपको हमने बताया, सेगमेंटेशन, स्वैपिंग। एक बार फिर से इसको देखते हैं। डिवाइडिंग फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स, फ्रेम्स एंड लॉजिकल मेमोरी इनटू सेम साइज ब्लॉक्स। हमने बताया था जब डेडलॉक को रिमूव करने के लिए पेजिंग टेक्निक्स अपनाया जाता है। पेजिंग में एक्चुअली क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे फिजिकल मेमोरी को एक फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड किया है, मतलब एक टास्क को परफॉर्म करके छोटे छोटे खंडों में, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि मेमोरी जो ऑक्यूपाई हो रहा है अलग अलग खंड में विभाजित होकर डेडलॉक की प्रक्रिया को रिमूव कर सके। फिर सेगमेंटेशन हमारा टर्म है, डिवाइडिंग मेमोरी इनटू लॉजिकल सेगमेंट्स ऑफ वेरिंग साइज बेस्ड ऑन यूजर प्रोग्राम व्यू, एग्जांपल कोड, स्टैक, डेटा। हमने आपको बताया था स्टैक और क्यू के बारे में भी, फर्स्ट स्लाइड में भी थोड़ा हमने कंसेप्ट दिया था, या 10th में भी डेटा स्ट्रक्चर, या फिर इसमें भी आगे जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, उसमें भी स्टैक और क्यू की प्रक्रिया जो भी चलती है आपको बताया जाएगा। यहाँ पे जैसे कोड, स्टैक, डेटा हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, तो सेगमेंटेशन के अंतर्गत। फिर है स्वैपिंग, मूविंग इंटायर प्रोसेस बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू के अंदर जो भी रजिस्टर्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, सब डिपेंड होता है शेड्यूलिंग सिस्टम पे, कौन सा टास्क किस शेड्यूलर वे में। जैसे हमने आपको बताया था सेकेंड और थर्ड जो हमारा स्लाइड था उसमें भी था, जैसे आपको हमने बताया प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, हमने 5 तक एग्जाम्पल लिया। हर प्रोसेस का अपना एक होल्ड टाइम है। लेट से जैसे 1 मिनट हमने प्रोसेस 1 को दिया, प्रोसेस सेकेंड को हमने लेट से 30 सेकेंड दिया। तो इस वे में हम सभी प्रोसेस को अलग अलग रियल टाइम में शेड्यूलिंग वे में हमने विभक्त कर दिया, और सारे टास्क जब परफॉर्म होंगे, हो सकता है वहाँ पे जब डेडलॉक की प्रक्रिया आएगी तो हम एक टास्क के जो भी टाइम है उसको स्वैपिंग करके हम दूसरे टास्क में इन्वॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा स्वैपिंग का सेंस रहा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कुछ डायग्राम हमने लिया है जो भी आपको हमने बताया अभी तक मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। मेमोरी मैनेजमेंट में जो भी प्रोसेस, जो भी टेक्निक्स, जो भी टर्म अभी तक आपने देखा विभिन्न स्लाइड्स के माध्यम से, सारे को यहाँ पे हमने समरी लिया है। जैसे आप देख रहे हैं यूजर प्रोग्राम्स, यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस और सिस्टम कॉल्स, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यूजर इंटरफेस से लेकर और सिस्टम कॉल्स जो ओएस जो प्रक्रिया है, आप जानते हैं जैसे हमने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर ओएस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेट से आप एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और जो पहला स्क्रीन जो भी बूटिंग होता है सिस्टम, तो बूटिंग प्रोसेस से लेकर और जो फर्स्ट स्क्रीन आपके डेस्कटॉप या पीसी पे शो हो रहा है, तो सारे प्रक्रिया में जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कर्नल की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो यूजर इंटरफेस को एक दूसरे से कनेक्टिविटी में होती है। और इस कनेक्टिविटी के अंदर कौन काम करता है, तो फर्मवेयर हमने बताया था। तो यूजर इंटरफेस और सिस्टम कॉल्स करने का मतलब जब ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करके यूजर को फर्स्ट स्क्रीन एक इंटरफेस के रूप में दिया, और तब जाके जो भी यूजर्स, जो भी रिलेटेड प्रोग्राम्स है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप रन कराना चाहते, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन सारे टर्म्स, जैसे अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, सारा चीज़ यहाँ पे डिफाइंड है। जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी, नेटवर्क मैनेजमेंट बताया हमने, प्रोसेस बताया और पावर मैनेजमेंट बताया।
तो ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके और भी पार्ट आपको मिलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।